प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया यासिन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले ईरान का इसराइल पर हमला, नुकसानात से मुतालिक मुतजाद दावे, अमरीका का इसराइल के साथ खड़े होने का ऐलान, रूस ने ईरान का साथ देने का इंदिया दे दिया, उर्दन, इसराइल, ईरान और इराक ने अपनी अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी, सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी मुलतवी, ट्रंप ने हमले के बाद जो बाइडन को हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा शेड्यूल, मौजूदा हालात में पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बानी पीटीआई की मुश्किलात कम नहीं हो सकी, पीटीआई के टॉप वकला की मौजूदगी के बावजूद इद्दत केस 25 तारीख तक मुलतवी। दूसरी तरफ पीटीआई की मिशाल यूसुफजई ने तोशा खाना केस में 300 करोड़ का हार मौजूद होने से मुतालिक बड़ा इंकशाफ कर दिया। रऊफ हसन ने बुशरा बीबी के कमरे और वॉशरूम में कैमरों की मौजूदगी का इल्जाम लगा दिया। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम वट्टू ने पीटीआई वकला हामिद खान, अली जफर, लतीफ खोसा पर संगीन इल्जामात लगा दिए। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भारत मुलव्विस, बहावलनगर वाक़े के ज्यादा हाईलाइट होने पर भी वो नाला नजर आए, सोशल मीडिया कानून साजी का इंदिया, लेस्को में 83 करोड़ यूनिट्स की ओवर बिलिंग पर कार्रवाई की तैयारियां शुरू, वजीर आजम ने भी सपोर्ट का यकीन दिला दिया। और इसके अलावा बात करेंगे आसिफा जरदारी ने हंगामा आराई और शोर शराबे के दौरान हलफ उठा लिया, अपोजिशन के शोर पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज, वॉकआउट, कोरम की निशानदेही, इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, इजलास पर आने वाले अखराजात का जिम्मेदार कौन, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी दिफाई तज्ज़ियाकार हैं कामरान यूसुफ साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बात करेंगे ये जो मामला हुआ 2 दिन पहले, ऐसा लगा जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है और वो मिसाइलों की तादाद, ड्रोन्स की तादाद और एक पूरा सिनेरियो डेवलप हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ समझ नहीं आई। आई मीन हर तरफ खामोशी छा गई, ये क्या हुआ? देखें, ये जो वाकया हुआ ऑब्वियसली एक ईरान और इजराइल के दरमियान जो पुरानी एक मुखासमत चलती आ रही है, क्योंकि ईरान की इजराइल को लेकर के एक बड़ी क्लियर पोजीशन है और वो कभी भी इजराइल को उन्होंने तस्लीम नहीं किया। फिर अगर आप देखें ओवर द इयर्स जो इजराइल है उसने कभी क्लैंडस्टाइन जो ऑपरेशंस करके कभी ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट किया, कभी जो उनके पास दौरान इनकलाब के सीनियर कमांडर्स हैं उनको निशाना बनाया, और फिर जो 1 अप्रैल को शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में जो इनका सफारत खाना था, जो कॉन्सुलेट था ईरान का, उसको बाकायदा तौर पर इजराइल ने बॉम्ब किया, जिसके नतीजे में उनके साथ जो सीनियर एहलकार थे फौजी, जिसमें कुछ फोर्स के एक सीनियर कमांडर जनरल जायदी, वो उसमें जाँ भाग हुए। और उसके बाद फिर ईरान ने वाजे किया कि वो बिल्कुल इस हमले का जवाब देंगे, और जो एक डिटेरेंस वो सेट करना चाहते थे कि जो इजराइल इतने अरसे से ईरान को निशाना बना रहा था, तो कभी भी इस तरीके से बराह रास्त ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया था, अगर करते भी थे तो वो प्रॉक्सीज के जरिए करते थे। तो फिर उसके जवाब में उन्होंने ये कार्रवाई की है। अब इसमें ऑफ कोर्स डिबेट हो रही है कि क्या जो 330 जो ड्रोन्स, उसमें मिसाइल, बैलिस्टिक, क्रूज फायर किए हैं, और उसमें से इजराइल का दावा है कि बेशतर यानी कि 99% जो है उनको उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, और सिर्फ खुद से नहीं किया, उसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो उनके काउंटर मेजर्स थे, उन्होंने भी काफी उनकी हेल्प की। तो उसको रखते हुए ये बात कही जा रही है कि क्या ईरान अपने मकासद में कामयाब हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने कम से कम वो एक जो मिथ है वो तोड़ दी है कि इजराइल के ऊपर बराह रास्त हमला नहीं किया जा सकता, और कम से कम इतने एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद 9 जो बैलिस्टिक मिसाइल थे, वो उनके जो 2 एयर बेसेस थे इजराइल के, उनको वहां पे उन्होंने हिट किया। तीसरा उसके अंदर ये पहलू है कि जो ये कहा जा रहा है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसमें कई ऐसे मैकेनिज्म या टेक्नोलॉजी थी जिसको आज तक इजराइल ने एक्सपोज नहीं किया था, लेकिन ईरान के इन हमलों की वजह से मजबूरन वो अपनी जो सीक्रेट टेक्नोलॉजी है उसको एक्सपोज करना पड़ा। तो इस एतबार से ये कहा जा रहा है कि अगर आप ओवरऑल बात करें तो शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि ये विन विन सिचुएशन है, लेकिन पॉलिटिकली आई थिंक ये बात कही जा रही है कि शायद ये ईरान के लिए आप कह सकते हैं कि एक डिटेरेंस उन्होंने सेट किया है फ्यूचर के लिए, कि अगर इस तरह की वो कार्रवाई करेंगे उनके इंटरेस्ट के खिलाफ, तो ईरान मुस्तकबिल में भी उसकी कार्रवाई कर सकता है। बट अगेन इसके कई जहते हैं, कई पहलू हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इससे ईरान ने इसराइल को और जो उनके इत्तेहादी हैं उनको एक जवाब फराहम किया है कि ईरान के खिलाफ वो फर्दर कार्रवाई करें,
और उनके खिलाफ जो अलायंस है वो फर्दर मजबूत होगा और मजीद जो सैंक्शंस हैं वो ईरान के खिलाफ लगेंगी और ईरान के लिए मुश्किलात सिर्फ बढ़ेंगी इस वाक़े के बाद। अच्छा, ये दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कामरान साहब, जो आपने कहा कि इसराइल रिटेलिएट करने का उसको एक जवाब मिल गया है। अब इस सिचुएशन में क्या लगता है कि इसराइल रिटेलिएट करेगा? और जिस तरह से अमेरिका ने ये कहा है कि अगर कोई रिटेलिएशन इसराइल की तरफ से होती है तो हम साथ नहीं होंगे, तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? अगर होगा तो अमेरिका साथ होगा और रिटेलिएशन होगी? देखिए, इसराइल जो है इस वक्त अपने ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। कल भी इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग कन्वीन की जो उनकी वॉर कैबिनेट है, और वो इजलास इनकंक्लूसिव रहा, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा क्योंकि ओपिनियन डिवाइडेड था। कुछ का ख्याल था कि हमें रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, कुछ जो लोग थे वो कह रहे थे कि नहीं, हमें इसका जवाब देना चाहिए। आज दोबारा वो बताया जा रहा है कि मीटिंग कन्वीन हुई और उसके बाद जो गैर मामूली तौर पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि तमाम जो वहां के ऑपोजिशन के रहनुमा है उनको भी उस नेशनल सिक्योरिटी की जो ब्रीफिंग है उसमें बुलाया जाएगा। तो उससे ये स्पेकुलेशन की जा रही कि शायद जो इसराइल है, बावजूद इसके कि अमेरिका ने, बरतानिया, फ्रांस, वो ये कह रहे हैं कि आप इसको एज अ विक्ट्री लें क्योंकि ईरान कामयाब नहीं हुआ पेनिट्रेट करने में और जो उसके असल अहदाफ थे उस तक नहीं पहुंच सका, तो यहीं पर मामले को क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर भी बात चल रही है, जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से बात की और उनको ये कहा है कि इसराइल जो है हर सूरत में ईरान के इन हमलों का जवाब देगा। तो अगर तो वो बराह रास्त जो ईरान ने जिस तरह रिटेलिएट किया था और उसके जवाब में ईरान के ऊपर वो हमले करते हैं, और ये हम जानते हैं कि ईरान और अगर इसराइल का कंपैरिजन करें, जो उनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसराइल जाहिर है कि उनके पास ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, और अगर इसराइल ने इस तरीके का हमला किया तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि खदशा ये है कि ईरान को ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो फिर तो ये एस्केलेशन जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए जो अमेरिका है उसको पता है कि अगर इसराइल ने कार्रवाई की ईरान के जवाबी हमलों के तनाजुर में, तो फिर शायद ये मामला यहाँ पे ना रुके, हालात बहुत कशीदा हो जाएं और मजबूरन अमेरिका को भी उसमें कूदना पड़े। तो अभी तक जो इंडिकेशन आ रही है, अपेरेंटली मे बी वो पोस्टरिंग हो, लेकिन इसराइल तो यही कह रहा है कि वो रिटेलिएट करेंगे। अब सवाल उसमें ये है कि क्या वो इमीडिएटली रिटेलिएट करेंगे या उसमें एक सरप्राइज का एलिमेंट रखेंगे, कुछ वक्त का इंतजार करेंगे। तो इसलिए सिचुएशन अभी भी आई थिंक काफी टेंस है। जी कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। एक सर अभी हमने देखा है कि जैसे पूछा भी है रबिया ने कि उनकी सपोर्ट के लिए उन्होंने जब इसराइल पे हमला किया या ख़बर सामने है कि हमने ड्रोन जो हैं वो भेज दिए हैं, तो हमने देखा उसमें अमेरिकन भी उनकी सपोर्ट को है, उसके बाद ब्रिटेन भी आया, दीगर भी जो उनके अलाइज थे वो भी है। एक मुश्तरका ऑपरेशन करके उन्होंने तमाम वो चीज़ें थी न्यूट्रलाइज की थी, फेयर इनफ। अब कल को अगर इसराइल अटैक करते, रिटेलिएट करते, क्या ईरान को इस तरह की कोई सपोर्ट मिल सकती है कोई खित्ते में, कोई दुनिया में, कि वो उनके साथ खड़े होकर उसी तरीके का आके न्यूट्रलाइज करें? अगर वहाँ से ड्रोन है, खुदा न खास्ता कोई मिसाइल वगैरह चीज़ें हैं, तो ईरान के साथ कौन कौन से मुल्क खड़े हो सकते हैं जैसे इसराइल के साथ बड़ी पावर्स खड़ी होगी हैं? सर देखें, इस वक्त जो मुल्क, दुनिया जो है दो ब्लॉक्स में आपको बटी हुई नजर आती है। आई थिंक जो सपोर्ट अदरवाइज मिलिटरीली तो सपोर्ट कितना करते हैं, अगर इन केस इसराइल हमला करता है ईरान के ऊपर, उसमें आपको रूस बड़ा क्लियरली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कल भी जो इजलास हुआ उसमें रूस के जो एम्बेसडर थे उन्होंने बाकायदा ईरान के मौकफ को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया के, कि आज जो बाकी मगरबी ताकतें, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ये कंडेम कर रहे हैं ईरान के अटैक को, अगर उन्होंने इसराइल के अटैक को 1 अप्रैल को इसी तरह से कंडेम किया होता तो शायद ईरान को जरूरत ना पड़ती। तो क्लियरली इस केस के अंदर जो सपोर्ट मिल सकती है ईरान को वो रूस से मिल सकती है, चीन से मिल सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसी तरह की सपोर्ट मिलेगी जिस तरह से इसराइल को मिल रही है? फुल अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस जिस तरह से उनको मिलिटरीली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसराइल फर्ज करें कि रूस जो है वो बीच में इन्वॉल्व हो जाता है, चाइना इन्वॉल्व होता है और इसराइल की तरफ से जो हमले आते हैं उनको रोकने के लिए फिजिकली वो इन्वॉल्व होते हैं, फिर तो ये तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी ना। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान को उस तरह की सपोर्ट मिलेगी इमीडिएटली। तो ईरान ऑन इट्स ऑन आई थिंक, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें यही है कि और फिर ईरान के पास उस तरह का डिफेंस शील्ड नहीं है जिस तरह का इसराइल के पास एयर डिफेंस शील्ड था, अमेरिका की मदद भी शामिल थी। तो इसलिए आई थिंक ईरान इस एतबार से ज्यादा वल्नरेबल होगा अगर इसराइल इस तरह का कार्रवाई करता है। आपने एक दिलचस्प आपने सिचुएशन को एक्सप्लेन किया, मुश्किल भी है।
हमने चाइना के हवाले से देखा है कि चाइना अब दुनिया में मिलिट्री वाइज एंगेज नहीं होता, पिछले कई बरसों से देख लें। इवन ताइवान का मसला, उनका ज़ाती घर का मसला, वहाँ पे भी उन्होंने अपने आप को अवॉइड किया कि उनके लिए बिजनेस, उनके लिए ट्रेड, इंटरनेशनल मार्केट्स ये ज़्यादा अहम है, क्योंकि आप देखें यूरोपियंस हूँ या अमेरिकन, सबसे बड़ी मंडी तो वही है चाइना के लिए। सो चाइनीज़ तो वहाँ पे जाकर फौजी तौर पर फिजिकल प्रेजेंस कहीं पे न रखते हैं। अब बात आ जाती है रशिया पे, अगर आप देखते हैं तो आप समझते हैं कि अमेरिकन ने कहा है जी कि हम अटैक में शामिल नहीं होंगे। कि कुछ दिन पहले कुछ मेरा सोशल मीडिया पे चल रहा था उनका बयान, अगर उसमें तो रशियन उनके लीडरशिप की तरफ से कि अगर अमेरिकन ने अटैक किया तो हम ईरान के साथ खड़े होंगे। तो अब समझते हैं कि अमेरिकन का पीछे हटना, और उन्हें पता है कि ये इसराइल जो अकेला काफ़ी है, वो लड़ लेगा इनसे, तो इसके पीछे फैक्टर हो सकता है कि उन्हें यह है कि अगर हम जंग में इन्वॉल्व हुए, हम अगर उसके साथ गए अटैक कर रहे हैं तो उसमें रशियंस आ सकते हैं। सो बेहतर है कि तीसरी जंग अजीम से बचने के लिए अमेरिकन और ये जो रशियन जो हैं वो पीछे रहें, या आपस में स्कोर सेटल करना चाहते हैं तो कर लें। देखें, जो कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद आई थिंक एक आप कह सकते हैं कि एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है बड़ी ताकतों के अंदर कि बेशक रूस और अमेरिका और फिर अमेरिका और चाइना के दरमियान जितने भी इख्तलाफात रहे हों, लेकिन कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद आपने देखा होगा कि इन्होंने हमेशा डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया है, क्योंकि जो बड़ी ताकतों के दरमियान कॉन्फ्रंटेशन का मतलब क्या है कि फिर तो आप वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो आई थिंक इसलिए ये काफी अमेरिका भी ये चीज जानता है कि अगर वो इन्वॉल्व हुए तो अगर किसी मिस स्टेप की वजह से रूस को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। इवन यूक्रेन के केस के अंदर अभी आप देख लें कि जो अमेरिका है वो सपोर्ट तो कर रहा है, वो फंडिंग कर रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, वो F-16 या बाकी गोला बारूद जो भी है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पर अमेरिका की, क्योंकि वो पता है उनको कि अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी तो फिर बात पता नहीं कहां से कहां निकल जाएगी। वो तो इसलिए प्यूटन ने, सारी आपकी बात कह रहा हूँ, प्यूटन ने कहा है जब वहाँ पे उन पे जोर दबाव पड़ा कि सोल्जर दें, फुट सोल्जर दें, वो आए और उस नेटो अलायंस जो है लड़े, तो उन्होंने कहा था प्यूटन ने कि फिर उसको एटॉमिक वॉर की उन्होंने थ्रेट किया था कि फिर हम बम मारेंगे आप पे, जिसके बाद मेरा ख्याल है वो उस पर बैकफुट पे गए हैं ये पूरे यूरोपियन जो हैं। जी एग्जैक्टली, आई थिंक इसी वजह से इस केस के अंदर जो मुझे नहीं लगता कि जो बड़ी ताकतें बराह रास्त इन्वॉल्व होना चाहेंगी, इसीलिए जो अमेरिका का जो रवैया है बड़ा मोहतात है। बरतानिया अगेन वो यही कह रहा है कि जी इसराइल को कि आप रिटेलिएट ना करें, बल्कि इसी को अपनी विक्ट्री तस्वर करें कि ईरान का जो भी प्लान था वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए तो इधर मामले को रफा दफा करें, क्योंकि वो उनको पता है बड़ी ताकतों को कि अगर ये मामला आगे बढ़ा तो फिर हो सकता है कि आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर बाज दफा एक चिंगारी से शुरू होती है तो फिर पूरी फर्स्ट दुनिया वर्ल्ड को वार जो है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है जो 1914 में शुरू हुई थी, वो बोस्निया, उसमें आपको याद चेकोस्लोवाकिया वगैरह में, वहाँ पे एक उनके अगर वियना के जो अगर शहजादे थे वो जब गए थे दौरे पे तो उनको गोली मारी गई थी, उसके बाद शुरू हो गई थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। जस्ट वन मर्डर, एक मर्डर की वजह से, वही मैं कह रहा हूँ ट्रिगर जो है ना, हाँ, फिर एक कत्ल हुआ था और फिर उसके बाद जंग शुरू हो गई थी सारी। अच्छा सर, ये भी हम इसमें अगर देखेंगे एक वजह ये भी है कि बड़ी ताकतों ने फौरी तौर पर इसराइल को उन्होंने रोका है कि रिटेलिएट ना करें, कि यूक्रेन वार की वजह से जितनी इस एनर्जी की प्राइसेस बढ़ी हैं, गैस की, फ्यूल की, ये फूड आइटम्स की, इवन यूरोप बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, अमेरिकन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। आप वो समझते होंगे कि अगर मिडल ईस्ट में इस तरह की जंग शुरू होती है तो फिर तो पूरा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, तो पूरी दुनिया को तो छोड़ें, यूरोप और उनका अमेरिकन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। ऑलरेडी वो ये यूक्रेन वार की वजह से गैस शॉर्टेजेस वगैरह जो हैं या फूड प्राइसेस जो वो बहुत बड़े, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस एज वेल, कि अगर उन्हें खतरा पड़ा है कि हमारे मुल्कों में मुजाहरे ना शुरू हो जाएं इसी महंगाई की वजह से या इस तरह की डिस्टर्बेंस से। एग्जैक्टली, आई थिंक किसी के मफाद में नहीं है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये किसी बड़े तनाज़े में बदले, और उसकी आपने इम्प्लीकेशन बताई कि ना सिर्फ मिलिटरीली जो ह्यूमन कॉस्ट तो है ही है, लेकिन जो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ईरान, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहां पर 20% जो शिपिंग लेन्स ऑयल हो या बाकी तजारत हो वहां से होती है, और अगर इस तरह एक कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आता है तो फिर तो वो शूट अप कर जाएंगी, और फिर डोमेस्टिक जो प्रेशर आता है, ऑलरेडी यूक्रेन की वजह से एक क्राइसिस सिचुएशन है, और फिर दूसरा इसके अंदर ये भी एलिमेंट है कि अगर यहाँ पर एक नया फ्रंट खोलता है मगरब ईरान के साथ, तो ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रहे हैं यूक्रेन के अंदर, तो वो तो एडवांटेज जो अमेरिका और मगरब के एडवर्सरीज हैं उनको मिलेगा, क्योंकि एक और फ्रंट खोलेगा तो वहां पर यूक्रेन में फर्दर जो रशिया अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करेगा। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आई थिंक उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट है, ह्यूमन कॉस्ट भी है, तो इसलिए ये कोशिश हो रही है कि जो इजराइल है वो इस तरह की कार्रवाई ना करे, और अमेरिका उनको यही बता रहा है कि देखें आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया,
मसलन आपको एक पीआर कैंपेन मिल गई है, अपने आप को वो इसराइल अपने आप को एक विक्टिम के तौर पे पेश कर रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा जेनोसाइड वो कमिट कर रहा है गाजा के अंदर, जो बर्बरियत वो कमिट कर रहा है, और उसकी वजह से जो उनके यूरोपियन इत्तेहादी थे, इवन अमेरिका भी ईरान के इन हमलों से पहले वो सपोर्ट करने में थोड़ा डगमगा रहा था। लेकिन ईरान की इस कार्रवाई के बाद तमाम जो यूरोपियन ममालिक हैं, अमेरिका है, उनको कंप्लीटली एक अनकंडीशनल सपोर्ट वो इस वक्त इसराइल को दे रहे हैं। तो आई थिंक इसराइल ये भी सोचेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई ईरान के खिलाफ कार्रवाई करें तो जो सपोर्ट हमें मिल रही है, जो पहले नहीं मिल रही थी, तो वो भी हमसे जाती जाए। तो इसलिए आई थिंक काफी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। विक्टिम कार्ड प्ले करेगा जो उसको सूट करता है इसराइल को। अच्छा, ये एक और बात भी आ रही है कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कहते हैं मिल मिला के काम किया गया है, मतलब नूरा कुश्ती खेली गई है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी वो कहते हैं इसी तरह हुआ था, 2019 में हुआ था कि उन्होंने अपने जहाज भेजे, वो आए जंगल में कोई आगे 2-4 बम मार गए, एक कबाब मारा, पाकिस्तान ने भी भेज दिया, इन्होंने भी उनकी बेस के बाद 1-2 थोड़े बम मारे, दोनों साइड्स खुश हो गई, बल्ले बल्ले हो गए जी, बराबर पे छूट गए। आप समझते हैं इसी तरह का काम वहाँ पे हुआ है कि ईरान ने पहले से ही 9-10 घंटे पहले बता दिया जी हमने 300-250 हम ड्रोन भेज रहे हैं, जो बंदोबस्त करने आप कर लेना। फिर उनको जहाँ पे जो गिरे हैं वहाँ पे भी कोई लॉसेज वगैरह उस तरह नहीं है। सो आप समझते हैं कि एक तरह की फेस सेविंग उनको दी गई ईरानियन को, जो हमलों की वजह से उनके बहुत सारे कमांडर जो हैं पहले भी मारे गए थे, ट्रंप के दौर में सलमान साहब थे वो मारे गए, अब की दफ़ा वहाँ दमस्कस में जो कुछ हुआ है। सो ये कोई अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे हुआ है कि ठीक है जी कि गुस्सा है, आपका लोकल प्रेशर्स हैं, आपके ईरानियन भी पीपल दे आर वेरी ऑनरेबल पीपल, गुस्से में है, डोमेस्टिक प्रेशर है, चलें आप भी 2-4 फायर वार कर लें यार, संभाल लेते हैं। डू यू थिंक सो कि इस तरह की कुछ चीज़ें हुई हैं? मतलब जस्ट आस्किंग। आई थिंक ये ओवर सिंप्लीफिकेशन होगी इस बड़े कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की। ये जरूर है, आई थिंक जो ईरान ने, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की आपने एग्जांपल दी, पाकिस्तान ने जो बालाकोट के बाद जो भी टारगेट एंगेज किए थे वो मिलिट्री टारगेट्स थे, लेकिन डिलिबरेटली पाकिस्तान ने उसकी थोड़ा दूर वो किया, क्योंकि उसका पर्पज ये था कि पाकिस्तान, जो भारत एक मिसाल कायम करना चाहता था कि वो हमारी फिजाई हदूद की खिलाफवर्जी करके खामोशी से बैठ जाएंगे और पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करेगा, तो एक मैसेज देना था। इस केस के अंदर भी बड़ा क्लियर था कि ईरान जवाब जरूर देना चाहता था, लेकिन वो इस तरह का जवाब देना चाहता था कि उसकी वजह से कोई बड़ा तनाजा खड़ा ना हो, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं करते। तो इसलिए, और उसमें एक और जो फैक्टर था कि ईरान ने वाजे किया कि उनकी जो लड़ाई है या जो जवाब देना चाह रहे हैं वो डोमेस्टिक में जो कुछ हुआ और इसराइल को दे रहे हैं, और उनका इस मामले के ऊपर अमेरिका से कुछ झगड़ा नहीं है। और इसलिए थ्रू कॉमन फ्रेंड्स, जिसमें आई थिंक तुर्की ने भी एक रोल प्ले किया, उनके जरिए अमेरिका को बता दिया गया था कि ये टारगेट्स हैं और हम ये काम कर रहे हैं। तो शायद उस तरीके की तो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आप ना कहें, बट ये जरूर एक कोशिश थी कि जो भी ईरान कार्रवाई करेगा ये एक रिटेलिएशन जवाबी कार्रवाई है और इससे फर्दर एस्केलेशन नहीं चाहता। मैं इसलिए कह रहा था, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कामरान, कि अभी मैं ये ट्रंप साहब का एक अगेन क्लिप चल रहा था, आपने शायद आपने भी देखा होगा, जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब जब इन्होंने उनके कमांडर सलमान को मारा था ड्रोन अटैक पे, तो फिर ईरानियंस की तरफ से ये फरमाइश आई थी, अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं ठीक मैं समझा हूँ, कि जी हमने भी आपके बेसिस पे 1-2 मतलब ये रॉकेट वगैरह फेंकने हैं या मिसाइल फेंकने हैं। तो उन्होंने कहा 2-4 बहर गिरे थे, 1-4 ये फजूल थे, चलो हमने कहा जी आप भी कर लो। तो इज इट ट्रू कि इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बात दोनों मुल्कों में अपनी अपनी मासेज को खुश रखने के लिए? अमेरिकन खुश हो गए जी हमने उनका कमांडर मार दिया, उन्होंने कहा जी हमने इनके अमेरिकन बेसिस पे अटैक करके हमने बदला ले लिया। देखें, उस तरीके से आई थिंक क्लियरली एडवर्सरी तो हैं, लेकिन कोशिश ये होती है, ऑब्वियसली ईरान भी अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका को अगर आप कन्फ्रंट, वो जो आपने जनरल सुलेमानी की बात की 2020 में जो हुआ था, और उसके बाद इराक के अंदर ही उन्होंने एक मिलिट्री बेस के ऊपर उनको निशाना बनाया था, ज़ाहिर है डोमेस्टिक ऑडियंस को आपने सेटिस्फाई करना होता है। तो वो उस कैलकुलेशन के एतबार से तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस केस के अंदर भी यही था कि ईरान एक तो अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको एक पैगाम उन्होंने देना था, सेकेंडली इसराइल को भी ये पैगाम देना था, उनको एक डिटर करना था कि आप 30 साल से टारगेट असैसिनेशन कर रहे हैं और अब हद हो गई है कि आपने जो हमारा कॉन्सुलेट है, जो ईरान की टेरिटरी समझा जाता है, जब आप उस पर हमला किया है तो इसका मतलब है आपने ईरान पे बराह रास्त हमला किया है। तो वो एक जो न्यू नॉर्मल, एक नया प्रेसिडेंट जो इतने अरसे से सेट किया हुआ था इसराइल ने, वो उसको आई थिंक न्यूट्रलाइज करना चाहते थे। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ईरान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि, या अभी भी नहीं चाहता कि उसके जवाब में इसराइल जो है फर्दर कार्रवाई करे। एक कामरान और बात बताइएगा, ये चीज़ तो मेरा ख्याल है बहुत सारे पूरी दुनिया के लिए ये बड़ी सरप्राइजिंग होगी, मुसलमानों के लिए प्लेजेंट सरप्राइज हो सकता है शायद, कि जिस तरीके से इन्होंने 300 मेरा ख्याल 20 के करीब ड्रोन भेजे, मिसाइल किए, इतने तो किसी और मुस्लिम ममालिक में, अगर तुर्की के पास होंगे तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान की हम कैपेसिटी सारे जानते हैं, बाकी भी इसके,
तो इतनी बड़ी जो उन्होंने अपनी अपनी उस मिलिट्री माइट का उन्होंने डिस्प्ले किया, दैट माइट बी वेरी पावरफुल मैसेज के इतने सारे ड्रोन्स हैं, जा रहे हैं, पूरी दुनिया लाइव देख रही है और उनकी वीडियोस बन रही हैं। सो ये क्रेडिट तो ईरान को जाएगा कि उन्होंने अपनी अपनी मिलिट्री फोर्स जो है, मिलिट्री उन्हें टेक्नोलॉजी है, बल्कि इनके ड्रोन्स जो है रशियाज ने वहाँ पे यूक्रेन में भी यूज़ किए थे, अगर आपको याद हो, जिस पर रोला भी पड़ा था। सो मिलिट्री टेक्नोलॉजी वाइज तो ईरानियन बहुत आगे निकल गए हैं सर बाकी दीगर मुस्लिम कंट्री से। देखें, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है कि ईरान को इतनी एक्सटर्नल थ्रेट्स का सामना है, लेकिन ईरान की बाकायदा आपको पता है कोई एयरफोर्स नहीं। उनकी जो मेजर रिलायंस है दैट इज ऑन मिसाइल टेक्नोलॉजी, और मिसाइल में टेक्नोलॉजी में जाहिर है कि वो बहुत उन्होंने काम किया है। और ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि अभी जो इन्होंने जो भी ड्रोन्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भेजे थे, 330 का नंबर आ रहा है, ये अभी बहुत से जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज्यादा जो लीथल वेपन है, अभी तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया ईरान ने। अच्छा। तो इनके पास मतलब जो आप कह सकते हैं कि पूरी एक आर्सनल जो है वो बहुत ज्यादा है उनके पास, तो मुस्तकबिल में वो कर सकते हैं। तो उसमें एक जो इंटरेस्टिंग जो डिबेट हो रही है, उसमें ये कह रहे हैं कि कुछ लोग तो उसको देखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ डैमेज, भाई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ दिफाई एक्सपर्ट हैं वो इसको इस तरह से देखते हैं कि ईरान के हमलों ने ये मजबूर किया है इजराइल को कि वो जो टेक्नोलॉजी एयर डिफेंस सिस्टम, मसलन जो उनका टॉप टियर एरो 3 एक डिफेंस सिस्टम है, उसको आज तक उन्होंने एक्सपोज नहीं किया दुनिया के सामने, लेकिन ईरान की इस कार्रवाई की वजह से वो जो टेक्नोलॉजी उनको एक्सपोज करना पड़ी। तो अब जो इजराइल के एडवर्सरीज हैं, इवन अमेरिका की एडवर्सरीज हैं, रशिया अचानक क्लोजली देख रहा होगा कि किस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका और इजराइल के पास है, उसको रिवर्स इंजीनियर करके उसको कल वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्यूचर में अब आप क्लियर कर सकते हैं कि अगर कल फर्दर कोई कार्रवाई होती है, ईरान करेगा, तो एटलीस्ट उसके पास क्लियर एक पिक्चर है। एक अरब जो इसराइल वार जो हुई थी उस वक्त के बाद से मेरा ख्याल पहली दफ़ा इतना बड़ा एक्सपोज हुआ है जो इसराइल हुआ है। पहले तो ये तस्वर था कि कोई सोच नहीं सकता मिडल ईस्ट में कोई मुल्क जो है उन पे रॉकेट लॉन्च करे। मेरा ख्याल सदाम हुसैन ने किए थे शायद 90s वगैरह में। उनका तो उसमें दिफा जो था इतना बड़ा पावरफुल समझा जाता था कि कोई दुनिया का मुल्क शायद जुर्रत ही ना करे। तो ये तो पहली दफ़ा इन्होंने इनको एक्सपोज करके रख दिया कि यस के मतलब उन पर अटैक भी किया जा सकता है। और लास्टली सर एक कॉमेंट कीजिएगा इसके साथ ही, पाकिस्तान ने सही ऑफ रिलीफ लिया होगा ये जो मामला ठंडा हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन में तो हम होंगे कि हमारे बॉर्डर पे होता तो हमारे लिए साइड्स लेना या न्यूट्रल रहना सबसे बड़ा मुश्किल हो जाता पाकिस्तानी अवाम के लिए, लोगों के लिए। हाउ डू यू सी दैट सर? हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारी सिविल मिलिट्री ये इलीट जो है वो इस वक्त मेरा ख्याल मुतमईन होगी जो कुछ फॉलो अप के तौर पर हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल, आई थिंक, लेकिन कॉशियसली अभी चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि स्टिल इट्स एन ऑन गोइंग टेंशन, और पाकिस्तान यही ऑब्वियसली दुआ कर रहा है कि बेटर सेंस प्रिवेल, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो अपने मसाइल हैं वो हमसाया ममालिक के साथ हो, इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हों, फिर ईरान के साथ एक तवील बॉर्डर हम शेयर करते हैं, और अगर ये फुल फ्लैज कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स जो ऑलरेडी हमारे लिए मसाइल हैं ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली यही दुआ कर रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे ना बढ़े, क्योंकि एज लॉन्ग एज अभी तक तो मामलात बिल्कुल आई थिंक जो बड़ा बैलेंस था, हमने कॉशियस रिएक्शन दिया, लेकिन अगर ये जंग किसी शक्ल इख्तियार करती है, उसमें अमेरिका, बाकी मगरबी ताकतें इन्वॉल्व होती हैं, एंड आपको पता है कि अमेरिका और बाकी यूरोप के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हैं, तो फिर वो एक ऐसा लम्हा, एक मरहला आ सकता है जहां पर पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। तो पाकिस्तान सर्टनली ये विश करेगा कि वो वाली सिचुएशन ना आए कि जहां पर पाकिस्तान के लिए ये फैसला करना पड़े कि हमने किधर जाना है, क्या करना है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब, आपने हमें इतना सारा टाइम दिया और हमसे ये जो इशू है वो डिटेल में डिस्कस किया। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मरियम वट्टू जो बुशरा बीबी की बहन है, उनके ट्वीट के हवाले से जिसमें उन्होंने बड़ी हार्ड लाइन ली है और बड़ी सख्त तनकीद भी की है और बड़े डेंजरस किस्म के उनके कुछ मैसेजेस थे जो उन्होंने भेजे हैं पीटीआई के वकला को। उसके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लासेस अब बात करेंगे जो मरियम वट्टू साहिबा का ट्वीट है, बड़ा इन्होंने मैसेज किया जो वकला हैं पीटीआई के, और उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि ये क्या कर रहे हैं और शर्म करो टाइप के उन्होंने मैसेजेस किए। व्हाट इज शी ट्राइंग टू से? बड़ा अहम, मैं इनको ये फॉलो कर रहा हूँ बड़े कुछ अरसे से। हाँ, तो पहले ज़्यादा एक्टिव नहीं थी वो, पिछले कुछ अरसे से 2-3 महीनों से वो एक्टिव हुई हैं मरियम वट्टू साहिबा। ये बताया जाता है उनकी सिस्टर है उनकी बुशरा बेगम साहिबा की। तो इन्होंने पहले भी 3-4 ट्वीट्स किए थे, जिसके बाद इनको मतलब मैंने सीरियसली इनको देखना शुरू किया, क्योंकि वो
उनका एक ताल्लुक रिश्ता जो है वो बुशरा साहबा से है, इमरान खान साहब से उनसे ऑफ कोर्स एक रिश्ता बनता है, फिर एक पार्टी की उनकी अफिलिएशन ही है। इनकी एक चीज़ मुझे पसंद आई है वैसे मरियम भट्टू साहबा की, वेरी रेयर, मस्त है, लेडीज़ में इस तरह बड़ा कम होता है। वो बड़ी क्लियर हैं, स्ट्रेट हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है उनके जहन में, उन्होंने किसको क्या कहना है, कितना कहना है और कैसे कहना है, शी नोज एवरीथिंग। उनमें ना वो नहीं है कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली कर लें, किसी थोड़ा सा कोई मिन्नत तरला कर लें, नो, स्ट्रेट फायरिंग जैसे कहते हैं वो स्ट्रेट फायरिंग करती हैं और बिल्कुल सही वो निशाने पे बात करेंगे। मैं आपको तरतीब से बताता हूँ। सो उनमें क्लैरिटी बड़ी है, पॉलिटिकल क्लैरिटी कहें, थॉट्स की क्लैरिटी कहें। उन्होंने कभी कोई वो कहता है नो प्रिजनर टेकन, वार होती है ना, कभी कोई जंग हो रही हो तो ना बाज़ लोगों को जंगी कैदी बना लेते हैं। तो पुराने ज़मानों में बाज़ ऐसे भी होते थे वॉरियर जो होते हैं ना, वो जंगी कैदी नहीं बनाते थे, जो भी मिला तो उसका गला ही काट देते थे बेचारे का। तो उसके बाद एक उस टर्म निकली थी नो प्रिजनर टेकन, कि कोई प्रिजनर नहीं बनाने, सबको मारने आपने। तो उनका भी ये पोलिटिकली तौर पर वो वही कुछ कर रहे हैं कि नो प्रिजनर टेकन पोलिटिकल। मसलन इन्होंने आज वाले पे मैं आता हूँ, जो आज वाला बड़ा खौफनाक है, जो अली जफर पे और उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब और हामिद खान साहब पे कहा है, और वो बड़ा खौफनाक उनका ट्वीट है। और अगेन जैसे मैंने कहा, मैंने फिर कंफर्म किया, वेरीफाइड अकाउंट है इनका, एक ये भी नहीं है कि चलें किसी ने कोई जैली बनाया हुआ हो या किया हो। इससे पहले कुछ दिन पहले आपको याद होगा बुशरा साहबा ने जेल में एक सहाफ़ियों से बात करते उन्होंने बड़ी सख्त बातें की थी 3 आर्मी जनरल्स पर। उन्होंने ये कहा था, राना सनाउल्लाह साहब के बैकग्राउंड में राना सनाउल्लाह साहब वो इमरान खान साहब के हवाले से कुछ उन्होंने बातें की थी। तो उन्होंने कहा जनाब कि ये लोग जो हैं ये इमरान खान को मरवाना चाहते हैं। तो कल को ये जो कुछ भी हुआ तो वो उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया जो टॉप मिलिट्री ब्रास है कि ये लोग जिम्मेदार होंगे। बड़ी सख्त बातें की और वो देखने वाले कहते हैं, जो जर्नलिस्टों ने रिपोर्ट किया, कि खान साहब जो हैं उनको चुप कराते रहे बुशरा साहबा को और साइड पे ले गए इधर उधर, लेकिन वो बात करती रही। अगले दिन इन्होंने या शाम को इन्होंने ट्वीट किया मरियम भट्टू साहबा ने, इन्होंने कहा जनाब के वो जो रिपोर्ट किया गया वो सही रिपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि उस वक्त पहले रिपोर्ट ये हुआ था दिन में कि उन्होंने ये कहा है बुशरा साहबा ने कि अगर खान साहब को कुछ हुआ तो ये 3 जनरल जो है ना ये जिम्मेदार होंगे, इस तरह रिपोर्ट हुआ। उन्होंने इसको थोड़ी सी क्लैरिफाई किया, उन्होंने कहा उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 3 जनरल जो है ना ये जिम्मेदार होंगे, उन्होंने ये कहा कि ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब ने क्योंकि बात की खान साहब की लाइफ के हवाले से, तो उनकी लाइफ इज़ इन डेंजर। तो उनका ये कहना था कि क्योंकि इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही सारा ये इमरान खान साहब उन्हीं के उसमें हैं, उनकी प्रोटेक्शन में कहें, कस्टडी कहें, या उनको मॉनिटर कर रहे हैं। तो कल को अगर इन खान साहब इन्होंने कुछ करा दिया तो जिम्मेदारी इन पे होगी, अवाम इनको नहीं छोड़ेंगे। वो कहते उनका मतलब ये था। तो लेकिन ओवरऑल 19-20 उन्होंने चीज़ को क्लैरिफाई किया यहाँ पे। अच्छा, दरमियान में भी उन्होंने 2-4 दफ़ा कहा, ट्वीट्स किए अपनी पार्टी के हवाले से, पीटीआई के हवाले से। अब इसको ये हो सकता है बाद लोग कहीं उनका ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू, आई वॉन्ट मतलब बाई दैट कि उनका ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। एक फैमिली से इतना रिलेशन अब आपका हो और पीछे, अच्छा उसके बाद इमरान खान साहब ने आपको याद होगा उन्होंने खुलकर बातें की थी, जनाब मुनीर साहब का नाम ले लिया उन्होंने, और भी बहुत सारा जिम्मेदारी उन पर उन्होंने डाल दी थी। अब आज जो उन्होंने कहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग ये बल्कि डेंजरस है। उनका ये कहना था, वो इद्दत वाले केस पे बड़ी डिस्टर्ब थी, जो आज इद्दत का केस चल रहा था। उनका ये ख्याल था कि आज इद्दत वाले केस को सीरियसली अगर लिया जाता तो आज ये बरी हो जाना था, इन्होंने ये फैसला हो जाना था इसका। और इस वक्त बुशरा बीबी साहबा को इसी एक केस में सजा है, अगर मैं गलत इट वाज लॉयर्स फेलियर, वो ये समझ रही हैं, 2-3 फेलियर्स कह रही हैं। उन्होंने ये कहा है कि जनाब कि उनके लिए जो है ये पीटीआई के जो वकील हैं और वर्कर हैं, ये प्रोटेस्ट जब तक करना शुरू नहीं करेंगे कुछ तब्दील नहीं होगा। शी इज आस्किंग देम टू प्रोटेस्ट, कि प्रोटेस्ट ही एक इलाज है, आप एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को अब दबाव में ला सकते हैं, प्रोटेस्ट करें, नंबर 1। और ये उन्होंने कहा इद्दत केस जो ट्रायल है वो ये 24 अप्रैल तक वो ये डेफर हो गया है। तो उन्होंने कहा वेयर इज हामिद खान। अब जरा सुनते हैं, टोन और ये लहजा सख्त है। कहते हैं वेयर इज हामिद खान, उसके बाद अली जफर एंड लतीफ खोसा एंड अदर्स। वो कहते हैं हु वर एट द फ्रंट ऑफ द कैमराज एवरी डे टू गेट टिकट्स एंड सेनेट सीट्स। नो दैट्स अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट। उन्होंने कहा किधर है जी हामिद खान साहब, लतीफ खोसा साहब और अली जफर साहब, सेनेट की सीटें लेनी थी, टिकटें लेनी थी, तो ये कैमरों में नजर आते थे। आज इतना बड़ा केस था, इतनी बड़ी चीजें थी, ना हामिद खान नजर आते हैं, ना अली जफर नजर आते हैं, ना लतीफ खोसा साहब नजर आते हैं। ये बुशरा बेगम साहबा की बहन कह रही हैं, नंबर 1। आगे वो ये कहती हैं कि जनाब कि ये इस वक्त ये जो लोग हैं तीनों का, वो कहती हैं कि जो खान साहब और उनकी वाइफ और उनके जो सैकड़ों वो हैं उनके वर्कर्स हैं जेलों में पड़े हुए हैं, तो उनके हक में ये आके प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे, रैलीज क्यों नहीं निकाल रहे, एहतजाज क्यों नहीं कर रहे। मरियम भट्टू साहबा का ये समझना है कि अगर खान साहब और बुशरा साहबा के केसेस खत्म कराने तो ओनली वे इज प्रोटेस्ट। वो ये नहीं कह रही कि लीगल चैनल आप यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अदालतों में नहीं जा रहे, आप
अब केसेस नहीं लड़े, फाइल नहीं करे, वो ये नहीं कह रही, वो कह रहे नहीं, इसका एक ही हाल है कि प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें। खान साहब और बुशरा साहब है ना, फिर प्रोटेस्ट शुड बी लेड बाय दीज लॉयर्स जिनका वो बात करी, अपनी सियासत चमकाई। आगे सुने, वो कहते हैं दीज सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ पीटीआई, सो कॉल्ड लीडर्स, अब तीनों का नाम पढ़े, अली जफर साहब, हामिद खान, हामिद खान साहब और फिर लतीफ खोसा। वो कहते हैं ये आर द, ये नहीं इसमें कि दीज सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ पीटीआई आर वर्स्ट देन द एनिमी, दुश्मनों से भी बदतर हैं। ये अल्फाज वो कह रहे हैं, दुश्मनों से भी बदतर हैं। वो कहते हैं पीटीआई वर्कर्स मस्ट होल्ड देम अकाउंटेबल, एहसाब करो इन तीनों का। वो कह रही हैं, बुशरा साहबा की बहन कह रही हैं, इन तीनों का, हामिद खान का, ये खोसा साहब और ये अली जफर साहब, इनका करें। वो कहते हैं दे शुड नॉट बी अलाउड टू कंफर्टेबली एंजॉय द पक्स वाइल खान साहब एंड बुशरा बीबी सफर्स, कि ये आयशा कर रहे हैं और खान साहब और बुशरा साहबा जो है ना वो जेल में पड़े हुए हैं। वो कहते हैं शेम ऑन देम, शेम ऑन देम, वी मस्ट नेवर लेट माइनस वन सक्सीड। उनका मतलब ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं कि तीनों जो हैं ये चुप हैं, खामोश हैं, सेनेट की टिकटें लेके साइड पे हो गए, पहले कैमरों पे रहते थे, अब वो बोलते नहीं। और ये प्रोजेक्ट जो है इमरान खान मैनेज करने का प्रोजेक्ट है, जिसका उनकी जो मुझे समझ आ रही है, ये उस पर काम कर रहे हैं। अब सवाल एक और है, इन्होंने सिर्फ 3 लोगों का नाम लिए हैं, अब 3 तो नहीं है, कौमी असम्बली में भी गए हैं बहुत सारे लोग, नए लोग भी गए हैं, अब बैरिस्टर गौर भी गए हैं, शेर अफजल मरवत भी गए हैं, अगर मैं नाम आ रहे, और भी वकील हैं जो मतलब है, सलमान अकरम राजा साहब हैं। अच्छा चलो, सलमान अकरम राजा साहब, चलो वो बेचारे वो केस लड़ रहे हैं ना, इद्दत वाला इद्दत केस में थे वैसे तो, वो इद्दत केस में लड़ रहे हैं ना, चलो सलमान अकरम राजा साहब नजर आ रहे हैं ना सब लोगों को। अब वो बाकी किसी को इसमें टारगेट नहीं कर रही, उनका टारगेट वेरी क्लियर है कि ये बड़े वकील हैं, उनको ये समझ रहा है, उनको गुस्सा जो आ रहा है, ये बड़े वकील हैं। चलो सलमान अकरम राजा साहब लड़ रहे थे, आपको एज ए सपोर्ट के तौर पर एक अदालत में नजर आना चाहिए था कि खान साहब और बुशरा साहब का, शोएब शाहीन साहब का नाम भी नहीं है इसमें। चलो शाहीन साहब हैं, उनको टिकट मिली, इलेक्शन उनका भी ट्रिब्यूनल में चले गए मेरा ख्याल है। सो मुझे समझ नहीं आ रही सिर्फ इन 3 के नाम ही क्यों दिए गए, शोएब शाहीन साहब हैं, सलमान, क्या लगता है क्लास साहब क्यों दिए? मेरा तो ख्याल है पार्टी के अंदर ऑलरेडी एक बड़ी बिग डिवाइड से ज्यादा ये अभी नेक्स्ट लेवल है। जैसे गेम नहीं होती, वो बच्चे खेल रहे होते हैं वीडियो गेम, में तो कभी नहीं खेला, मुझे समझ नहीं आती, तो वो उसमें वीडियो खेल रहे होते हैं, ये लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। अब ये नेक्स्ट लेवल पे लड़ाई चली गई है। अब खान साहब और बुशरा साहबा और ये अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। लगता ये है कि दे हैव बीन लेफ्ट अलोन, और पार्टी के अंदर जो बातें हुई थी कि बहुत सारे लोग जो है शायद एजेंसीज के साथ मिले हुए हैं, अब ये कह तो नहीं रही है। जरा इंटरेस्टिंगली देखें, शेम ऑन देम, हम इनको सक्सीड नहीं होने देंगे मैनस वन को, ये किधर हैं, पार्क्स एंड प्रिविलेज एंजॉय कर रहे हैं, सेनेट की टिकटें लेनी थी तो कैमरों पे नजर आते थे, अब यकदम गायब हो गए। ये इससे क्या मतलब है? वो कहते थे यार वर्स्ट देन एनिमी, इनका कह रहे हैं यार वर्स्ट देन एनिमी, मतलब ये आस्तीन में छुपे हुए सांप, आस्तीन। अब वो ये इंप्लाई कर रही हैं, जो मुझे समझ आ रहा है एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर, कि वो इनको ये कहना चाह रहे हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ शायद आप मिले हुए हैं, लिहाजा खान साहब को आप -1 करना चाहते हैं, मतलब शी मे बी अपना इम्प्लाइंग। और आपको याद होगा पिछले दिन उन्होंने ये जो थे हामिद खान साहब ने मोहसिन नकवी साहब के साथ हाथ मिला लिया था सेनेट में, उस पर बहुत बड़ा रोला पड़ गया। अली जफर को जब चेयरमैन नामजद किया उन्होंने माजरत कर ली, वो तो उनकी फैमिली ने मना किया था कि भाईजान रहने दो। बट अगेन अली जफर साहब को शौक था थोड़ा सा, उन्होंने कहा चल इतनी बड़ी कैब में पहनने वाला हूँ इमरान खान साहब की सीट। अच्छा, लेकिन उनके घर वाले जो है ना, उनके घर वाले सियाने निकले, अली जफर साहब से माजरत के साथ उनके घर वाले ज्यादा सियाने निकले कि भाईजान बस तुम रहने दो, थोड़ा बस हो गया, बस ठीक है आप रहने दो। ये जो इतनी बड़ी लड़ाई है ना, एक घर बार चल रहा है, वकालत चल रही है, थोड़े बच्चे आराम से ईजी लाइफ गुजर रहे हैं, क्यों आप भगोड़े बनना चाहते हैं? आप पे केसेस, हम पे केसेस, फिर वो एस्टेब्लिशमेंट आएगी तोड़ फोड़ जैसे बाकी बेचारे लोगों के साथ किया गया है। बस तुम रहने दो, तुम व्हाइट कॉलर काम करो, ये यदि माफिया वाले स्टाइल है लड़ाई ना लड़ो। इसीलिए उन्होंने, आपको याद होगा अली जफर साहब ने आगे टीवी कैमरे पे कहते नहीं, उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब इज द बेस्ट चॉइस। तो खान साहब उनको बेस्ट चॉइस नहीं समझ रहे, आपको समझ रहे हैं तो आप इनकार कर रहे हैं। सो मेरा ये ख्याल है अली जफर साहब की फैमिली ने बड़ा समझदारी से काम लिया, उन्होंने कहा आप बस इतने ही रहे, इतने काफी है, ज्यादा। अच्छा, लतीफ खोसा का जो इसमें नाम है, जो कोई लास्ट ऑडियोज आई थी बुशरा बीबी के सामने जिसमें वो लतीफ खोसा से एज अ क्लाइंट डिस्कशन करी थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे वो उनके साथ काफी इन सिंक हैं या अपने केसेस को चाहती हैं कि लतीफ खोसा उनके केसेस को डील करें। सो ये इनका नाम कैसे आ गया? खोसा साहब को ये आल्ट आता है कि अपने क्लाइंट्स के साथ सिंक कर जाते हैं। अच्छा, वो इस मामले में मतलब उनका है कि वो ऑफ कोर्स इज अ बिग नेम, बिग लायर। और अच्छी जो चीज़ है ना खोसा साहब की मुझे लगती है, वो ना ही डजंट टेक ऑफेंस
मैं कई दफ़ा उनको टीवी शोज में देखा, मैंने कई दफ़ा मैं भी सख्त बात कह देता हूँ उनको, और भी कह देंगे। वो इसी तरीके से ठंडे मिजाज से, या साउथ का हमारे सराइकियों का मिजाज है ज़रा ठंडा है, उनका है मिजाज ठंडा। आपने कभी नहीं देखा होगा उनको लड़ते भिड़ते, या किसी को सख्त बात कह भी दे तो खोसा साहब वेल लेफ्ट कर जाते हैं। वहाँ भी आप नोट करें, खोसा साहब की जब बात हो रही थी गुफ्तगू उनके साथ, इनके बुशरा साहिबा के साथ, तो वो हंस हंस के ज़रा टाल टूल करने की कोशिश कर रहे थे। वो ज़्यादा कोई पोजीशन नहीं ले रहे थे, कोई कमेंट नहीं कर रहे थे कि कहीं पे बस ठीक है वो गिला कर रही हैं तो कर लें तो मैं सुन लूँ। लेकिन ये बहुत बड़ा एक चार्ज शीट है, इट्स ए ह्यूज चार्ज शीट अगेंस्ट हामिद खान साहब, उसका अली जफर साहब, और अब ये कह सकते हैं जी कि जनाब के उनके मोहतरमा की अपनी ज़ाती राय है। ये ज़ाती राय नहीं है, ये आपको मैसेज दिलवाया गया है, माइंडसेट। और ये इस तरह बड़ा ट्वीट जो है पार्टी के सीनियर लीडरशिप, सीनियर से मुराद है कि मतलब है स्टेटस वाइज सीनियर है, खान साहब के बड़े करीब हैं, जिनको खान साहब ने सेनेट की टिकटें दी हैं भाई, वो आम लोग तो नहीं हो सकते। उन पे अगर अटैक लॉन्च किया जाता है, उनके बारे में कहा जाता है दे आर द वर्स्ट देन द एनिमीज, और ये खान साहब को -1 ये करना चाहते हैं, हम सक्सीड नहीं होने देंगे, ये अपने वर्कर को कहा जाता है इनका हिसाब करो। इट मींस इट्स कमिंग फ्रॉम, ये बुशरा साहिबा की इसमें बहन है, जो कंसेंट शामिल है, उनसे पूछ के ही बात ये की गई है। अब कल को वो कह दी मेरी जाती राय। अच्छा क्लास साहब, आपने इस तरह कहा कि ये पार्टी के अंदर भी कुछ यही चीज प्रिवेल करी है, तो आपके ख्याल में यही राय पार्टी के अंदर मौजूद है? पार्टी के अंदर दो ग्रुप्स हैं, अब शायद ज्यादा हो जाएंगे। अब खान साहब का कसूर भी नहीं है, मुझे अगर मुझसे पूछे, एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, उनको उस वक्त पॉलिटिकल, उनको एलीट नहीं चाहिए, पॉलिटिकल मशवरे नहीं चाहिए थे, और दूसरे जितने पॉलिटिकल उनके करीबी लोग थे, या पार्टी छोड़ गए थे, भाग गए थे, वो मफरूर हो गए थे, सियासत छोड़ गए थे, या मुल्क छोड़ गए थे, या जो भी थे, खान साहब के पास पॉलिटिकल एडवाइस तो थी नहीं, और उस वक्त उनको पॉलिटिकल एडवाइस चाहिए भी नहीं थी। मैं आज से 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मई के बाद की बात कर रहा हूँ, 9 मई के बाद जो गिरफ्तारियां हुई, जो उस वक्त उनको वकील चाहिए थे। अब वकील आपने 10 वकील करने, 10 केसेस हैं, आप कहाँ से 50 लाख 1 करोड़ रुपया लाएं और वकीलों को फीसें दें? खान साहब, दैट्स ए गुड डील। और सिर्फ इन्होंने खान साहब ने नहीं की, ये पीपल्स पार्टी ने ये कुछ किया। इन्होंने एतजाज हसन से, ये लतीफ खोसा थे, अगर फरूक नायक साहब थे, बाबर अवान साहब थे, ये कौन से उनको फीसें देते थे? उनको इसी तरीके से ना सेनेट में ले आओ, कौमी असम्बली में ले आओ, उनको वजीर बना दो, अटार्नी जनरल बना दो, अपनी फीसें वो खुद इकट्ठी कर लें वहां से। सो ये सारी चीजें हर पार्टी के, नवाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसे, इनके देख लें, इनके वकीलों के एक अलहदा फोर्स है जिनको सेनेट में ले जाएंगे, उनको अपने साथ बिठाएंगे। अभी उनको आजम नजीर तारड़ साहब को देख लें। सो ये फिर खान साहब ने वही रूट लिया है कि भाई साहब इनको 1 करोड़ रुपए की कहाँ से फीसें दूंगा। एतजाज अहसन साहब पे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने इकबाल जट अहमद ने इनकी मिसेज जो है इनके नाम पे कोटा दिया था LPG का, तो इन्होंने फीस मांगी, तो उन्होंने कहा भाई साहब आपको तो हमने तब बंदोबस्त कर दिया, बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में LPG का कोटा दिया है 8-10 लाख रुपए, उस वक्त आपको महीना घर मिलते हैं, आप किस चीज़ की फीस मांगते हैं? सो ये सियासतदान जो है ये इनको इस तरीके से अकोमोडेट करते हैं, अदरवाइज तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सो खान साहब को वकीलों की जरूरत थी, वकील करीब थे। अब खान साहब को पॉलिटिकल लोगों की जरूरत है। अच्छा 1000 से ज्यादा लोगों से मुलाकातें भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अब उनकी वो कह रही है कि अब फिर भी कुछ नहीं हो रहा, अदालतें भी लड़ रही, आपने मतलब जलसे भी कर लिए, इलेक्शन भी हो गया, आपका इलेक्शन भी चोरी कर लिया गया, बंदे भी उन्होंने उठा लिए, बल्ला भी छीन लिया, पार्टी भी छीन ली, चेयरमैन भी छीन लिया। अब आखिर में इद्दत केस पे पता चलते बंदे नहीं है, और जिनको टिकटें दी थी कि हमारा केसें लड़ेंगे, खोसा साहब और ये हो गए तीनों, वो आपको कहीं नजर नहीं आ रहे। सो पार्टी के अंदर से कहीं ना कहीं पे मरियम साहब जानती हैं कि इन तीनों के खिलाफ पार्टी के अंदर रिजेंटमेंट है, ग्रुपिंग है। पहले शेर अफजल मरवत के हवाले सामने देखी, अब इन तीनों के हवाले से देख रहे हैं। सो पार्टी के अंदर जब से वकला आए हैं ना, जरा नोट करें, उसके बाद डांग सोटा चलना शुरू हुआ है। अब नोट करें जरा, मतलब वकील, अच्छा यही वकील अपनी बार में यही कुछ करते हैं, इनके इलेक्शन होते हैं वहां भी ग्रुप बना के रहते हैं, पार्टीज में है यहाँ भी ग्रुप। अच्छा पीपल्स पार्टी में भी इसी तरह ग्रुपिंग थी, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, कि सारे वकील जो है ना बड़े बड़े, इनकी आपस में डांग सोटे चलते थे। नवाज लीग मुझे वो वहद लगती है, यहाँ पे मुझे कभी कोई वकीलों की बहुत बड़ी लड़ाई नजर नहीं है। पीपल्स पार्टी में भी थी, लतीफ खोसा साहब थे, बाबर अवान साहब थे, एतजाज अहसन साहब थे, नायक साहब थे, इनकी भी आपस में डांग सोटे चलते रहते हैं, मुझे जाती तौर पर पता है। यहाँ भी डांग सोटे, ये तो पब्लिक देख रही है। सो वकीलों को दाद दें, जहां जाएंगे वहां फड्डे भी करेंगे, डांग सोटे भी चलेंगे, यूनियन भी होगी, ग्रुपिंग भी होगी, ये तो सब कुछ होगा। ठीक है क्लास साहब, यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद थोड़ा कंटिन्यू करेंगे जो रऊफ हसन साहब ने भी कहा, और खास तौर पे आसफा भुट्टो ने आज हलफ लिया। कौमी असम्बली का इजलास था जो 30 मिनट भी नहीं चल सका, अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे ये इजलास बुलाया गया, इसके ऊपर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। ये आसफा भुट्टो, पहले तो ये बताएं कि इन्होंने आज एक हलफ लिया और ये बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं। वैसे बड़े लोग हैं, जो चाहे कर सकते हैं, वही वाली बात है, जो उनका दिल चाहे, बादशाह लोग हैं, फेयर इनफ।
यही काम भुट्टो साहब की जो ज़वाल की जो सबब बना था ना 77 के जो इलेक्शन करवाए थे 76-7 में, उसकी मेन पता रिगिंग कहाँ से एलिगेशन शुरू हुए थे। अगरचे थोड़े से दोनों चीज़ें मुख्तलिफ होंगी कि भुट्टो साहब ने अपने आप को मतलब वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर एक वज़ीर आज़म थे, पॉपुलरिटी की वे पे जीत के आए थे 70 का इलेक्शन। अब भुट्टो साहब जैसे बंदे को क्या ज़रूरत थी कि वो अपने आप को वो करवा लें, अनअपोज्ड इलेक्ट करवा लें बीइंग द प्राइम मिनिस्टर। जमहूरियत वीक कर रहे थे ना आप। मैं तो ये समझता हूँ कि भुट्टो साहब के अगेंस्ट अगर कोई खड़ा नहीं भी होना चाह रहा था तो अपना ही कोई इधर उधर से यार दोस्त ढूंढ के खड़ा कर देते कि नहीं यार एक ड्रामा ही सही, एक जमहूरियत का एक थोड़ी सी एक वो क्या भरम है वो रहना चाहिए, मेरे खिलाफ किसी को इलेक्शन लड़ना चाहिए। भुट्टो साहब ने जनाब अच्छा एक ना इक़्तिदार की अपनी एक वो होती है कि स्टेज होती है, जब तक वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे 3-4 साल धक्के खा लिए थे उन्होंने, स्ट्रगल कर ली थी अयूब खान के दौर में। उन्होंने 65-66 के बाद जब पार्टी छोड़ी ताशकंद मुआहदे के उसमें इशू पे 3-4 साल उन्होंने धक्के खा लिए। उस वक्त तो भी आपने ना ये इलेक्शन लड़ा, आपके अगेंस्ट 70 में किसी ने इलेक्शन लड़ा, आपने जीता और बड़ा अनएक्सपेक्टेड आपने वो लिया, आपको विक्ट्री मिली वज़ीर आज़म बन के जिन हालात में भी बने। तो 77 में आपको क्या हो गया? ये होते हैं खुशामदी तबलची ड्रम बीटर मेरे जैसे जो तबले पे संगत है सारा आपका कमाल है, अब आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप जाएंगे वोट मांगेंगे, अब आपके लिए वो आप सर इस मुल्क का ये मुल्क आपके बगैर चल नहीं सकता। भुट्टो साहब की तकरीरें हैं, एक तकरीर में इतना तकब्बुर है मैं तो डर गया था। उन्होंने कहा ना बस करें, मैं अब ये बार बार हीरो नहीं बन सकता, हर दफ़ा कहते हैं तू हीरो बन, मैं हीरो बनूं, मैं क्यों हीरो बनूं और मैं थक गया हूँ हीरो बन के किसी और को बना लो। ये भुट्टो साहब की तकरीर है। वो बंदे को डरना चाहिए बड़ा बोल मारते हुए। आप कहेंगे तो किसी वक्त मैं आपको उनका क्लिप सुना दूंगा, मैंने उस वक्त कानून को हाथ लगाए थे मैं कि इतने बड़े तकब्बुर के बाद तो भुट्टो साहब बेचारे का जो इंजाम होना था नेचर देख रही थी ना, ये तकब्बुर और ये गरूर जो है ना ये अल्लाह को अच्छे लगते हैं, इंसानों को नहीं लगते। तो सेम जनाब भुट्टो साहब ने ये काम किया, वो उन्होंने खुशामदी उन्हें चुक दिया। तो भुट्टो साहब ने कहा जनाब कि मेरे अगेंस्ट कोई इलेक्शन लड़ेगा, इल्जामात लगे थे उन पे कि जनाब के इन्होंने अपने मुखालफिन को इलेक्शन नहीं लड़ने दिए थे। जब भुट्टो साहब ने ये कहा कि मैं भी यहाँ पे अनअपोज इलेक्ट होऊंगा तो उनके चीफ मिनिस्टर्स ने कहा कि भुट्टो साहब ये हो गए अनअपोज हो गए तो हम कैसे ना हूँ। तो उन चीफ मिनिस्टर्स ने भी अपने आप के साथ यही किया कि अपने मुखालफिन को पकड़ के इधर उधर करके जेल। So you set a trend in the party. इन्होंने शुरू किया और नतीजा क्या हुआ जब इलेक्शन हुए, अभी तक चलता आ रहा है। अभी तक वो धांधली का क्यों चला कि उन्होंने कहा क्योंकि भुट्टो साहब ने तो इलेक्शन ही नहीं होने दिए अपने खिलाफ, इन्होंने अपने मुखालफिन को नहीं लड़ने दिया, इन्होंने मरवा दिया, लड़ा दिया, फलां 100 इल्जामात लग गए उन पे। और उनके चीफ मिनिस्टर ने किया, वो उस वक्त मेरे ख्याल 15-16 लोग थे अगर मैं गलत नहीं कर रहा जिन्होंने अनअपोज्ड हो गए थे, जिसको उन्होंने धांधली बना के एक नैरेटिव बना के भुट्टो साहब के गले में डाला। और सारे कहते थे कि भुट्टो साहब ये काम ना भी करते आराम से उन्हें सिंपल मेजॉरिटी ले लेनी थी, 2/3 ना भी मिलती। सो भुट्टो साहब ने अपने गले में तौ खुद डाला था। नो कमिंग टू द पॉइंट हियर, आपको क्या जरूरत पड़ी है? मतलब आसफा भुट्टो साहब को आपके जहन में क्या था कि आसफा वोट नहीं ला पा नहीं जीत सके? एक पहली दफा अपनी बेटी को आप लॉन्च कर रहे हैं, बड़े अरसे बाद लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा बारी बारी आपने बड़े मैरिड थ्रू सिस्टम आना चाहिए था, ऐसे कैसे अगर आपने फिर उनको अनअपोज्ड लाना था कि जी आसफा जो है वो नहीं जाएंगी, जलसों को खिताब नहीं करेंगी किसी से, यूं करके जो हमारे यहाँ कल्चरल एक कटसी है हाथ बांध के किसी से वोट नहीं मांगेंगी, क्यों जाएंगी, मेरी बेटी है, मैं सदर पाकिस्तान हूँ, वो बिलावल की बहन है, वो बेनजीर भुट्टो की बेटी है, ये जुल्फकार अली भुट्टो की नवासी है, उसका जो आगे मतलब वो थे अगर वो वज़ीर आज़म थे शाहनवाज भुट्टो जो दीवान थे मेरा ख्याल है उसका जूनागढ़ के, तो उन्होंने कहा ये जाए कि वोट मांगेगी। तो जनाब आप जमहूरियत को खुद वीक कर रहे हैं। आसफा को भी इनकार करना चाहिए था, पढ़े लिखे बच्चे हैं माशाल्लाह, उन्होंने बड़े ज्यादतियां देखी हैं, जुल्म हुए उन पे, उनकी फैमिलीज पे, देव सफर्ड ए लॉट, ब्लड दिया है पूरी भुट्टो फैमिली ने, फेयर इनफ। आपको भी तो मना कर देना चाहिए था, आप भी तो मॉडर्न दौर की एक समझदार आप कह देती बाप को, आसफा मना कर देती कि सॉरी बाबा नो, मुझे अगर लॉन्च करना है पॉलिटिक्स में तो मुझे इलेक्शन लड़ने दें, मुझे जाने दें, मुझे लोगों से बात करने दें, जलसे करने दें, वोट मांगने दें, प्रोसेस से गुजरने दें। ये आपने वही वाला काम किया जो भुट्टो साहब ने किया, तो भुट्टो साहब के लिए मसले बने थे। सो मेरा ख्याल है ये कोई मजा नहीं आया। वो कहते हैं ना आप जमहूरियत के चैंपियन हैं, और भुट्टो ये कहते हैं, जरदारी साहब कहते हैं डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, ये अच्छा रिवेंज ले रहे हैं। और मैं ये पढ़ रहा था, सॉरी लास्टली मैं पढ़ रहा था कि जिस बंदा जो अगेंस्ट था वो शायद सिंध हाई कोर्ट पहुंचा है जी, मुझे इन्होंने वो कर लिया था, इल्जाम लगा रहे बहुत सारे कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। और भाई जीतना ही था आसफा ने, थोड़ी सी ड्रामा तो कर ले, थोड़ी सी अदाकारी कर लो यार। आखिरी मिनट है कि बताएं कि जो इजलास खास तौर पे उनके लिए बुलाया गया, ये क्या मामला है, ये जो खर्चा वर्चा ये वो सारा कुछ? मेरा ख्याल इमरान बता रहा था रिक्विजिशन अपोजिशन की रिक्विजिशन, तो उन्होंने ये इल्जाम तो नहीं धर सकते हम कि जरदारी साहब क्योंकि सदर है, रिक्विजिशन उन्हीं के पास जाती है, उन्होंने समन मेरा ख्याल करना होता है इजलास, तो ये तो नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी ने सिर्फ हलफ के लिए कराया है। ये तो यकीनी तौर पर अपोजिशन का कसूर है, मैं समझता हूँ। रीजन सुने कि जब आपने रिक्विजिशन कराया फिर आपने हुकूमत को, हुकूमतें भागती हैं, ये सारी भागती हैं, अब इनके तो बिल्कुल पाँव के नीचे मट्टी मट्टी है। ये जो अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है ये तो कच्चे पे खड़ी हुई है, पक्का तो है नहीं इनके यहाँ, ये तो भागने की कोशिश करेगी, आपने इनको फेवर कर दी है।
नहीं तो 4-5 दिन आपको यहाँ बहस करनी चाहिए थी। भावलनगर में इतना बड़ा इशू हुआ है, फिर इसके बाद पाक अगर ईरान और उसका इसराइल का बहुत बड़ा इशू, तो आपको 4-5 दिन आपको हाउस चलाना चाहिए था, आपके फायदे में था। आपने लड़ भिड़ के शोर शूर पा के आपने मौका दिया। हलफ के बाद इन्होंने वॉकआउट किया ना पीपल्स पार्टी में, उन्होंने शोर शराबे की वजह से किया ना, कि वहां पे शोर शराबा डाल दिया इन्होंने, पीटीआई के लोगों ने या इन्होंने तहरीक क्या नाम सुन्नी काउंसिल ने डाला, उन्होंने इसको मौका समझा कि नस जाओ। उन्होंने कहीं शोर डाला है क्योंकि हमारी भी वो जो है आसफा भुट्टो साहब वो ले रही थी, ओथ ले रहे। एक तो हमने तमाम लोगों को इतनी होली एक कऊ बना दिया है ना कि ये हमारा वजीर आजम है, ये पोजीशन लीडर है, इस पे आवाज नहीं उठानी, इस पे शोर नहीं करना। वो हलफ ले रहे, इमरान खान साहब नाराज हो गए थे कि मेरी तकरीर में शोर कर दिया, ये आज नाराज हो गए जी कि आसफा ये ले हलफ ले रहा था, शोर कर दिया। शहबाज शरीफ साहब वो अलहदा नाराज। तो इनको आज अपोजिशन को समझदारी करनी चाहिए थी कि ये मौका ना देते कि हाउस आज आपने चलाना था, पूरा हफ्ता चलाना था, हुकूमत की रियासत की मुमलिकत के मामला चलते रहने चाहिए। भावलनगर इशू को आपने जेरे बहस लाना था। बिल्कुल ठीक है क्लास साहब, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।